हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि एसईओ रोड मैप की बात कर ही रहे थे हम लोग, ठीक है। उसमें हम आज फेज़ 2 की बात करेंगे, जिसमें हम टेक्निकल एसईओ कवर करेंगे। इसको आपको 5 से 8 वीक्स तक आपको लेना है, ठीक है। मतलब कि 1.5 से 2 महीने कम से कम इस पूरे फेज़ पर आपको काम करना है, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये यूट्यूब चैनल है मेरा, है ना। प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। इनके वीडियोस को मैं पहले नहीं बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें। आप पहले पूरा वीडियो देख लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन वीडियोस में वाकई मैंने कुछ आपको वैल्यू दी है और आपकी जो लाइफ है वो 1% भी अगर अच्छी हो रही है, तो फिर आप इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर सबसे पहले है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, या फिर परफॉर्मेंस। हम सबसे पहले वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्या है ना कि गूगल बहुत बार उन वेबसाइट्स को रैंक करता है अपने टॉप 10 रिजल्ट्स में जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। गूगल का ये रैंकिंग फैक्टर नहीं है गूगल की वजह तरफ से, लेकिन क्या होता है ना कि जब तक कोई वेबसाइट जल्दी से लोड नहीं होगी, जब तक उस पर यूज़र नहीं रहेगा, और जब तक उस पर यूज़र नहीं रहेगा तो गूगल को फ़ायदा नहीं होगा। तो वो उसी वेबसाइट को रैंक करता है जिसमें क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होती है, और उन वेबसाइट को वो नीचे कर देता है जिनकी स्पीड थोड़ी कम होती है या लोडिंग स्पीड में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उनको वो नीचे कर देता है रैंकिंग में, है ना। अब अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के यहाँ पर दो टूल दे के रखे हैं। वो दो टूल में से कौन कौन से हैं पहला मैं बता देता हूँ आपको। ये गूगल का ही पेज स्पीड इनसाइड है, ठीक है। आप इस पे जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और यहाँ पर जाके जैसे ही एनालिसिस करेंगे तो आपको एक पूरा रिपोर्ट यहाँ पर आकर दिख जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जीटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी ये आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालकर पूरा टेस्ट करने का एक फ्री मौका देता है जीटी मैट्रिक्स। यहाँ पर भी आपको अपनी वेबसाइट की पूरी जो इस तरह से आपको अपनी वेबसाइट की पूरी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। पहला तो यही कि आपको अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उस पर ध्यान देना है, परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। तीसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा सॉरी, इमेज को हमेशा वेब फॉर्मेट में रखें आप। क्या होता है ना कि पहले गूगल ने अलग अलग फॉर्मेट में इमेजेस को वो एक्सेप्ट करता था, जैसे कि जेपीजे, ठीक है। उसके अलावा पीएनजी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट थे, लेकिन अब जो है ना वो वेबपी में इमेजेस को लेता है और रैंक करता है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में इमेजेस वेबपी फॉर्मेट में है तब तो वो ले लेगा, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में इमेजेस वेबपी फॉर्मेट में नहीं है तो वो फिर दिक्कत देगा। उसके अलावा लेज़ी लोडिंग। लेज़ी लोडिंग का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी वेबसाइट पर भारी भारी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, भारी भारी इमेजेस हैं, तो क्या होगा ना, आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोड होगी, पेज खुलने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या होगा ना कि आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड में दिक्कत दे देंगी ये। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। आपकी वेबसाइट में एक प्लगइन होना चाहिए स्मश करके, ठीक है, जिसमें लेज़ी लोड का जो ऑप्शन है ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप दूसरा कोई सा भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्मश में वेबपी वाला भी ऑप्शन है, वेबपी फॉर्मेट में वो आपकी पूरी जो इमेजेस हैं उनको वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। थर्ड हम देखेंगे कि आपकी वेबसाइट की जो होस्टिंग होती है ना वो बहुत अच्छी होना चाहिए। मतलब वो ऐसी फालतू या फिर है ना फ्री में जो मिलने वाली होस्टिंग्स होती हैं वैसी नहीं होना चाहिए। एक प्रीमियम होस्टिंग होना चाहिए, और प्रीमियम होस्टिंग में भी अभी जो बेस्ट चलती है होस्टिंगर हुआ, ब्लू होस्ट हुआ, क्लाउडबेस हुआ, साइटग्राउंड, किंस्टा, ठीक है। उसके अलावा और मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि गोडैडी हुआ, ठीक है। उसके अलावा होस्ट कैटर हुआ, है ना। ये सब अच्छी होस्टिंग्स है ना। उसके अलावा A2 होस्टिंग हुआ, ये सब अच्छी होस्टिंग्स है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं। मेरी बात माने तो आप ज़्यादा सालों का, मतलब कि 3 से 4 साल का पैकेज लेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप कम समय के लिए लेंगे तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको ये चीज़ देखना है। मैं अधिकतर अपनी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए होस्टिंगर को यूज़ करता हूँ, तो आप होस्टिंगर को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से मैं सीधा बता दूँ आपको कि मेरे को एक अफिलिएट कमीशन मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। 20 से 30% का अफिलिएट कमीशन होगा वो जो मुझे मिलेगा, लेकिन ये है कि अफोर्डेबल होस्टिंग आपके पास आ जाएगी। इसमें भी अफोर्डेबल होस्टिंग में भी आप इसमें जो 4 साल का जो पैकेज है उसको लेंगे आप 48 मंथ का, तो आपके बहुत काम आएगा वो पैकेज। ठीक है, इसमें आप 1000 तो नहीं लेकिन 100 वेबसाइट्स को आप होस्ट कर सकते हैं, और 1 जो डोमेन है वो आपको फ्री मिलेगा। और ये 30 डेज में ये जो है ये आपके होस्टिंग अगर आपको रिफ़ंड कर चाहिए तो वो भी दे जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हम नेक्स्ट की बात करें मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन की। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर वेब वाइटल्स। ठीक है। कोर वेब वाइटल्स में होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग है कि नहीं, मतलब आपकी वेबसाइट मोबाइल पर अच्छे से खुल रही है कि नहीं, मोबाइल पर कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके लिए टूल है। ठीक है, उसके लिए भी टूल है। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग में। ठीक, यहाँ पर आप डालेंगे मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, या हाँ ठीक है, बात वही है। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है बहुत सारे टूल हैं मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे तो ये जा चुका है ये वाला टूल, आप यहाँ पर आकर के से रैंकिंग के भी टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, या फिर आप ये खुलने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, यहाँ पर आप इसका एक पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पर अपन देखते हैं आपकी जो वेबसाइट है बहुत अच्छी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब खुलने में बहुत अच्छी होना चाहिए, फास्ट लोडिंग होना चाहिए, इजी टू नेविगेट होना चाहिए, मतलब कि उसके जो ऑप्शंस हैं जो आप हेडिंग में है, हेडर में जो नेविगेशन लगाते हैं, ठीक है, जो भी आप पेजेस लगाते हैं, जो भी कैटेगरी लगाते हैं, वो बहुत खुलना चाहिए, सही तरीके से खुलना चाहिए, और उन कैटेगरीज या उन पेजेस पर कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेविगेशन होता है। CLS क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, ये भी कोर वेब वाइटल्स के पार्ट है, और LCP भी कोर वेब वाइटल्स का ही पार्ट है। ये भी आपकी वेबसाइट में बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, मैं इन पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इन सभी टॉपिक्स पर आने वाले समय में, लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पर आके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। SEMrush का है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, और एक नेट्रोपैक का है CLS के लिए। ठीक है, ये 2 आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके अलावा अपन आते हैं 7th वाले पे, इंडेक्सिंग एंड क्रॉलेबिलिटी। इंडेक्सिंग एंड क्रॉलेबिलिटी, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आप फेज़ 2 पहले मत करने लग जाना, आपको फेज़ 1 पर का भी ध्यान देना। आपको फेज़ 1 पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ही फेज़ 2 को स्टार्ट करना है। फेज़ 1 के लिए आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आना है, और यहाँ पर आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर SEO रोड में फेज़ 1 वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को पहले कवर करना है, देखना है, और उसको फिर जो भी मैंने चीज़ें बताई उनको करना है, फिर ये सेकंड वाले फेज़ पर आना है। ठीक है, इन अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर, इंडेक्सिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। ठीक है, इसमें साइट मैप का आपको कौन ध्यान देना है, आपका साइट मैप जो है वो गूगल पर प्रॉपरली सबमिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर जो योस्ट का ये वाला जो आर्टिकल है बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, आप जाके इसको गो थ्रू करें। साइट मैप का पूरा एक ऑप्टिमाइजेशन बताया है योस्ट वाले ने। ठीक है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ब्रोकन लिंक्स का आपको ध्यान देना है। 404 एरर आपकी वेबसाइट में कहीं आ तो नहीं रहा है, इसके लिए आप स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है टेक्निकल SEO के लिए। इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्क्रीमिंग फ्रॉग कैसे यूज़ करते हैं इनको, किस तरह से अपन अपनी वेबसाइट में एरर जो देते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, या जो कमियां हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, और कैसे इसको सही करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ब्रोकन लिंक के लिए भी मैंने एक आर्टिकल निकाल के रखा था आपके लिए, HRF का है ये, इसको भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको robot.txt है ना, robot.txt ये भी एक फाइल होती है, इसको भी आपको देखना है कि ये फाइल किसी भी वेबसाइट पर सही बनी है कि नहीं, किसी भी मतलब अपनी खुद की वेबसाइट पर सही बनी है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने आर्टिकल आपके लिए बना के रखा है, निकाल के रखा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ robot.txt, आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़िए और आपको पता चल जाएगा robot.txt क्या है और किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। इनके लिए सबके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, आप मत चिंता करें। ठीक है, उसके अलावा मैं
लास्ट अपने टॉपिक पे आता हूँ, स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा का अपन स्कीमा मार्कअप भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ होती है ना। इसमें भी अपने को रिच स्निपेट पे बहुत ध्यान देना है। रिच स्निपेट पे भी यही होते हैं, है ना, इसका और इन इसका मतलब भी यही होता है। तो रिच स्निपेट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बैकलिंको का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ें जाके, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये बैकलिंको का, ठीक है। फेवरेट वेबसाइट है मेरी वैसे ये बैकलिंको, ठीक है। तो आप इसको जाके भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने आर्टिकल या पेजेस पर ये वाले स्कीमा को ऐड करना ही करना है। अगर वो मैंडेटरी मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, अगर उस पेज के लिए अगर FAQ वाला स्कीमा है तो आपको लगाना है, हाउ टू वाला है तो लगाना है। अगर आप प्रोडक्ट ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है तो उसके लिए प्रोडक्ट वाला स्कीमा लगा सकते हैं। अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आप आर्टिकल वाला स्कीमा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके लिए एक टेस्ट भी होता है कि आपकी वेबसाइट पर कौन से पेज पर कौन सा स्कीमा लगा है, या फिर अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर कौन सा स्कीमा लगा है, ताकि अपन अपनी वेबसाइट पर भी उसी स्कीमा को इम्प्लीमेंट कर सके। तो उसके लिए एक और वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट है, फ्री है बिल्कुल। यहाँ पर आके आप अपने वेबसाइट का URL डालें या फिर उस पर्टिकुलर पेज का या पोस्ट का URL डालें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उसमें स्कीमा लगा हुआ है, कौन सा नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो ये जो है ये फेज़ 2 का है पूरा की पूरा एक स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपको अगले 2 महीने के लिए, 1.5 से 2 महीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करना है, ठीक है। ये पूरा हमारा एक रोड मैप चल रहा है, जिसमें मैंने आपको 9 महीने का पूरा एक रोड मैप बताया था। तो इसी रोड मैप को फॉलो करते हुए आपको ये जो फेज़ 2 है इसको फॉलो करना है, और इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद जब मैं यहाँ पे फेज़ 3 का वीडियो लाऊंगा तो फिर उसको स्टार्ट करना है आपको, और फिर उसको लेकर के चलना है और फिर उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वाकई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।